हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो लिबरल का मतलब होता है आपका उदार इन हिंदी, एंड इज्म जो सपोर्ट करता है वाद को। तो लिबरल यानी उदार क्या है? एक विचार है, यानी एक थॉट है, एक विचार है जो क्या शो करता है आपका ओपननेस को शो करता है, यानी खुलापन, ओपननेस, इस तरह से शो करता है आपका उदार। दूसरा है इज्म। इज्म अगर किसी भी चीज के पीछे आपका वाद जुड़ जाता है तो वो एक विचारधारा बन जाती है। विचारधारा कैसे बनती है? जब बहुत सारे लोग उस विचार को सपोर्ट करते हैं और जो किसी व्यक्ति ने कोई प्रिंसिपल दिया उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उस सिद्धांत के थ्रू अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल सपोर्ट करते हैं उस आइडिया को, तो वो एक जीवन जीने का जब तरीका बन जाता है तो तब वो एक विचारधारा बन जाती है। सपोज कि कार्ल मार्क्स ने कोई विचार दिया, गांधी जी ने अगर कोई विचार दिया अपना, तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने उसको आपका सपोर्ट किया, वो वे ऑफ लाइफ बन गई और ग्रुप ऑफ पीपल जब इस चीज को, इस विचार को सपोर्ट करते हैं तो वो एक विचारधारा में कन्वर्ट हो जाती है। तो गांधी जी ने तो नहीं बोला ना ये गांधीवाद है, लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया, उस विचार को अपने जीवन में फॉलो किया, तो वो एक विचारधारा बन गई। तो इसी तरह से लिबरलिज्म जो कि एक विचारधारा है, उसके उदय के बारे में जानेंगे और उसके कोर प्रिंसिपल के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने समझा कि विचार सबसे पहले आता है और जब इस विचार को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है, लोगों का जीवन जीने का तरीका बन जाता है एंड ग्रुप ऑफ पीपल इसको सपोर्ट करते हैं, तब वो एक वाद यानी विचारधारा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से उदारवाद जो कि 17वीं शताब्दी में इसका उदय होता है और इसके पहले जाए अगर आप, तो इसका उदय आपका मेनली यूरोप में होता है उदारवाद विचारधारा का। और यहाँ पे क्यों होता है कि हम सभी जानते हैं कि 5वीं शताब्दी से आपका 14वीं शताब्दी तक, यानी 15 to 14 सेंचुरी जो यूरोप था, वहां पे आपका एक एज आती है डार्क एज यानी मध्यकाल। तो मध्यकाल जिसको आप थियोक्रेसी यानी धर्म तंत्र भी कहते हैं, यहाँ पे जो धर्म होता था उसका जो लोग होते थे उनके जो लाइफ के ऑल स्फीयर थे, यानी जीवन के जो सभी क्षेत्र थे, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, पूरी तरह से किसका कंट्रोल था? यहाँ पे धर्म का कंट्रोल था और राज्य को यानी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान नहीं की। यानी जो धर्म है वही डिसाइड करेगा कि लोग क्या करेंगे, लोग कैसे सोचेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। पूरा कंट्रोल होता था धर्म का। धर्म जिसमें आते थे आपके जो राजा होता था, राजा को माना जाता था कि ये आपका भगवान का प्रतिनिधि है धरती पे, यानी जो भगवान राजा के रूप में आपके धरती पे प्रकट हुए हैं। ओके, और पोप का कंट्रोल होता था आपका, पूरी राजशाही धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी, पूरी व्यवस्था आपके धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी और लोग भी इस चीज को मानते थे, यानी धर्म जो कहता है उसी को मानते हैं, क्योंकि धर्म में आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, कोई भी तर्क नहीं किया जा सकता है। धर्म में होता है ओनली विश्वास। तो विश्वास पे आधारित लोग मानते थे, उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि वो आपके बुरे कर्मों का फल है, भगवान के द्वारा आपको दिया गया दंड है। तो इसी तरह से पूरी जो सोसाइटी थी, पूरा जो समाज था, पूरी तरह से धर्म तंत्र यानी धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी, धर्म के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती थी, कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं किया जाता था धर्म तंत्र में। यहाँ पे जो थियोक्रेसी थी, कहाँ पे? यूरोप में, मध्यकाल में, आपका डार्क एज यानी अंधकार युग में। और इससे पहले भी जो वहाँ पे रिपब्लिकन व्यवस्था चलती थी रोम साम्राज्य में, और जो भी रोमन साम्राज्य से पहले प्लेटो और एरिस्टोटल का जो आइडियाज था, नैतिकता पे बेस्ड था, उनका गुणों पे बेस्ड था। लेकिन 5वीं और 14वीं शताब्दी का ये जो पीरियड आया, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं आपके धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी और यहाँ पे जो राजा होते थे उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे आपके बड़ी बड़ी जो जमीनों के मालिक होते थे, वो सामंत यानी फ्यूडलिज्म, जिसका आप सामंतवादी व्यवस्था भी कहते हैं, यानी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे वो बड़ी बड़ी जो जमीनें होती थी उनको कंट्रोल करते थे और व्यक्ति की जो योग्यता होती थी उसका कोई सम्मान नहीं किया जाता था।
यानी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता का, किसी भी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं किया जाता था, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगने लगा कि वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ सकते, वही लोग आगे बढ़ सकते थे जो जिनका जन्म सामंती परिवार में होता था, संपत्ति भी उनको उन्हीं को मिलती थी और सब चीजें उन्हीं को मिलती थी। लेकिन जो साधारण जनता थी वो अपने न ही प्रश्न कर सकती थी, न ही प्रश्न पूछने का उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। और फिर आता है आपका 17वीं शताब्दी, जहाँ पे बहुत सारे नए नए विचारक आते हैं और वो जैसे कि आपका उदारवाद के जो जनक होते हैं, आपका ओरिजिन ऑफ लिबरलिज्म, यानी यहीं पर से आपका उदारवाद का जन्म होता है और उदारवाद के फादर कहे जाते हैं आपके जॉन लॉक। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर आए, जैसे मॉन्टेस्क्यू आया और वोल्टेयर, रूसो, आपने पढ़ा होगा माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डी विंची एंड सब अदर थिंकर। उन्होंने सबने अपने आइडिया दिए, लोगों को प्रभावित किया और कि आप अपने तर्क के अनुसार, आप अपने प्रश्नों के अनुसार अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब आपने सुना होगा पुनर्जागरण, यानी फिर से जागना का मतलब होता है कि लोग फिर से तर्क करने लग गए, लोग फिर से प्रश्न करने लग गए एंड अपने प्रश्नों के अनुसार लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पे ढूंढा, अपने तर्कों के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा और फिर एक बार लोग जीवन में आगे बढ़ने लगे। तो यहीं पे से जो उदारवाद है उसका उदय होता है कहाँ, किस सेंचुरी में? तो उदारवाद का उदय होता है आपका 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में जब उदारवाद का उदय होता है आपका कहाँ पे? यूरोप में। किसके खिलाफ? एक निरंकुश राजशाही के खिलाफ और सामंतवादी जो व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म जो व्यवस्था थी, उसके खिलाफ। एंड इस सामंत के द्वारा जीवन के लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों को कंट्रोल किया जाता था और यहाँ पे से सामंती व्यवस्था टूटी तो आपके पूंजीवाद यानी उदारवाद, पूंजीवाद हम इसका आर्थिक रूप में समझते हैं, यानी आर्थिक रूप में जब उदारवाद को हम यूज करते हैं तो उसे पूंजीवादी विचारधारा कहा जाता है। तो लिबरलिज्म यानी उदारवाद का आपका उदय होता है कहाँ पे? यूरोप में। एक निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ, सामंतवादी व्यवस्था जो टूटी है उसके खिलाफ और फिर निरंकुश जो राजशाही थी वहां पे जो सामंत थे उनके द्वारा जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं कंट्रोल की जाती थी उसके खिलाफ। और शुरुआत की थी आपके लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे विचारकों ने लोगों को जागरूक किया कि आप अपने तर्कों के अनुसार, आप अपने प्रश्नों के अनुसार आगे बढ़िए। तो ये उदारवाद जो विचारधारा थी वो आपकी 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक बहुत ही पॉपुलर विचारधारा बनती है और ये आपके बहुत सारे देशों में आपके शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया और सब पूरे यूरोप में फैल जाती है। आप जानते हैं कि उदारवाद के कोर प्रिंसिपल क्या है, इसके मूल तत्व क्या है? तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म पे ये सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो व्यक्तिवाद का विचार यही कहता है कि इसका मूल दर्शन है उदारवाद का व्यक्तिवाद। व्यक्ति पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे व्यक्ति सबसे ऊपर, उसके बाद आएगा आपका समाज, यानी उसके बाद आएगी आपकी सोसाइटी। सबसे ऊपर क्या है? आपका व्यक्ति है और समाज उसके पीछे है, यानी व्यक्ति का कल्याण सबसे प्रमुख है, समाज का कल्याण उसके बाद। ओके, तो सबसे पहले इसमें व्यक्ति को सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि मध्यकाल में सामंती व्यवस्था में जब जो व्यक्ति था उसकी योग्य प्रकार से आपका सम्मान नहीं किया जाता था। जो व्यक्ति था उसको अपनी योग्यता के अनुसार कहाँ पे? मध्यकाल में, और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया था। लेकिन जब उदारवाद आया तो वहां पे जो व्यक्ति है उसको अपनी योग्यता का सम्मान होने लगा, वहां पे उसकी स्वतंत्रता का सम्मान होने लगा और वो अपनी योग्यता और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र था। तो ये था उदारवाद का कोर तत्व। क्या? इंडिविजुअलिज्म, यानी ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सके। एंड यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता पे सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि सामंती समाज में व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। दूसरा कोर प्रिंसिपल आता है आपका जो उदारवाद का, वो आता है आपका तर्क का। तो सेम मध्यकाल में व्यक्ति को किसी भी तर्क करने की, प्रश्न करने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी धर्म में।
तो धर्म के मामले में व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं करता है, क्योंकि धर्म जो है आपके विश्वास से चलता है, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से तर्क करने की जो भी उनको अपने तर्क के अकॉर्डिंग, अपने प्रश्नों के अनुसार जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते थे। पूरा समाज आपका मध्यकाल में अंधविश्वास के अकॉर्डिंग चलता था, यानी पोप के अकॉर्डिंग चलता था। और जब धीरे धीरे व्यक्ति ने तर्क करने की इच्छा की शुरुआत भी आपके पुनर्जागरण के बाद होती है, और व्यक्ति अपने तर्क के अनुसार अपने जीवन को संभालने की क्षमता उसके अंदर होती है। यही आपका जो उदारवादी विचारक है वो मानता है कि मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है, यानी ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, यानी मनुष्य क्या है, एक तर्क संगत प्राणी है जो अपने विश्वास के अकॉर्डिंग, जो अपने तर्क के अकॉर्डिंग अपने प्रश्नों का समाधान करके धीरे धीरे जीवन में किसी भी ऊंचाई को पा सकता है। ओके, फिर आता है आपका संवैधानिकता। संवैधानिकता का मतलब होता है कि जो उदारवादी जो विचारक होते हैं वो आपका किसको सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं न्यूनतम राज्य को सपोर्ट करते हैं। न्यूनतम राज्य को सपोर्ट करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो राज्य है वो व्यक्ति के किसी भी अदर सेक्टर को कंट्रोल नहीं करेगा, ना ही यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र को कंट्रोल करेगा, ना ही आपके सांस्कृतिक क्षेत्र को आपका राज्य कंट्रोल करेगा। राज्य के ओनली 3 काम होंगे आपके, कौन से, आपके जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की सुरक्षा और आपके संपत्ति की सुरक्षा। तो राज्य आपके प्राकृतिक अवस्था में जब इन अधिकारों की, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के इन 3 अधिकारों की मतलब सुरक्षा नहीं थी, तो इसलिए हमने राज्य का निर्माण किया। जो हॉब्स लॉ रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो भी इसी पे बेस्ड है, कि वो कहते हैं कि राज्य का निर्माण इसलिए किया गया कि वो व्यक्ति के कुछ अधिकारों की सुरक्षा कर सके, यानी प्राकृतिक अवस्था में इन अधिकारों की व्याख्या करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की जो रक्षा है, ओनली 3 काम है राज्य के, और व्यक्ति हर क्षेत्र में स्वतंत्र है। राज्य इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे बाद में आपका कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो विकसित होती है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वहां पे विकसित होती है, वो काफी बाद में आपकी आती है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी जो शास्त्रीय उदारवादी थिंकर है, वो मानते हैं कि राज्य की ओनली 3 काम होंगे, वो है जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा, और किसी भी मामले में राज्य व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, फिर आता है आपका सम अदर प्रिंसिपल, कि दूसरा आता है टॉलरेंस, सहनशीलता पे बल देते हैं, कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को उनकी बोलने की जो आजादी है उनको सपोर्ट किया जाए। जैसे कि जो जैसे यहाँ पे एक वोल्टेयर, एक थिंकर पे, वो कहते हैं कि अगर आप जो कहते हैं उससे मुझे घृणा है, लेकिन मैं मृत्यु तक आपके बोलने के अधिकार का सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे व्यक्ति की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाती है। तो उदारवाद के यही 4 कोर प्रिंसिपल है, कि जो उदारवाद है वो सबसे पहले किस पे बेस्ड है, आपका इंडिविजुअलिज्म, यानी वो व्यक्तिवाद पे फोकस करता है, कि व्यक्ति आपका समाज से पहले है, व्यक्ति का कल्याण सर्वप्रथम है, व्यक्ति के कल्याण में राज्य किसी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा, और व्यक्ति को अपनी योग्यता और तर्क के अनुसार किसी भी क्षमता को, मतलब अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है। दूसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संवैधानिकता, जो लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया ये सपोर्ट करते हैं कि राज्य जो है उसका रोल क्या है, आपका न्यूनतम है राज्य का रोल, और वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी वो एक संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो सरकार है वो चलेगी। ओके, तीसरा आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं जो हॉब्स लॉ रूसो ने दी थी, कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति के जो अधिकार थे, बहुत सारे अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में हमारे पास, लेकिन उन अधिकारों की जो सुरक्षा करने वाला, उन अधिकारों की व्याख्या करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो सब लोगों ने अपने जो अधिकार थे किसी एक व्यक्ति को सौंप दिए थे। तो जब लोगों ने अपने अधिकार, अपने जीवन के अधिकार, अपनी स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार इस व्यक्ति को सौंपे, तो इसका ओनली एक ही कर्तव्य है कि व्यक्ति के इन 3 अधिकारों की रक्षा करना। और इसके अलावा अगर ये व्यक्ति, जो एक व्यक्ति हमने चुन के भेजा है, ये किसी भी प्रकार का अत्याचार करता है, तो हम इसको
जो जनता है उसको रेगुलेट कर सकती है, उसको वापस बुला सकती है। तो इस तरह से उनका जो आइडिया था वो चलता था। फिर आता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित सरकार पे बल देता है उदारवाद की सरकार जो है वो आपका सीमित होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। सरकार का व्यक्ति के अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मतलब इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहाँ पे जो उदारवादी थिंकर थे उन्होंने नहीं दी थी, वो काफी बाद में आई। लेसेसियर आर्थिक, जो एडम स्मिथ कहते हैं कि आपका जो बाजार है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलेगा, और राज्य जो है बाजार को किसी भी प्रकार से आपका मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा। किसी मुक्त बाजार की, फ्री मार्केट सिस्टम की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी कि राज्य मार्केट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि पूंजीवाद का मेन लक्ष्य है उदारवाद का, कि व्यक्ति की निजी संपत्ति होनी चाहिए। ओके, तो उदारवाद का ये आपकी निजी संपत्ति पे काफी बल देता है। तो हमने पढ़ा कि उदारवाद क्या है, किस तरह से उदारवाद एक विचार से एक विचारधारा बनती है। तो सबसे पहले कोई विचार आता है, जब बहुत सारे लोग उस विचार को सपोर्ट करते हैं तो वो एक विचारधारा में कन्वर्ट हो जाता है। जब वे ऑफ पीपल सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों का वे ऑफ लाइफ बन जाता है, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। फिर है उदारवाद, जैसे कि आपने देखा होगा जो उदारवाद है मेनली आता है आपका कहाँ पे, कब 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये पॉपुलर होता है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन एंड फिर ये 20वीं शताब्दी में आता है आपका मॉडर्न लिबरलिज्म, जो कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, यानी राज्य को कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना करना चाहिए। जैसे कि इंडिया के सेंस में ले तो हमारे जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यहाँ पे गवर्नमेंट को दिशा निर्देश देने के लिए ये तत्व बनाए गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और व्यक्ति का अधिकतम कल्याण करना एंड उसको पोषण, बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराना, उसको शिक्षा उपलब्ध कराना और सम अदर टाइप की उसको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये सभी बाद में ये कॉन्सेप्ट आए मॉडर्न लिबरलिज्म, जो कि 20वीं शताब्दी में आया। तो हिस्ट्री ऑफ लिबरलिज्म, जैसे कि आपने सुना होगा जॉन लॉक, इनके आइडिया नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, हॉप, लॉक, रूसो, जो जॉन लॉक ने दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जे.एस. मिल इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करते हैं। एडम स्मिथ फादर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी फ्री मार्केट जो सोसाइटी होती है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी जॉन रॉल्स, जो कि आपकी 20वीं शताब्दी में आते हैं, जो कि समकालीन राजनीतिक विचारक है। तो उदारवाद, फ्रीडम, इस तरह से उदारवाद का जो आइडिया है वो आपका दिया गया है। आप जानते हैं उदारवाद के कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म, जो कि मेनली आया था प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सपोर्ट मिनिमम स्टेट। तो ये है आपका उदारवाद, जो कि सबसे पहला आइडिया था, जिसको सपोर्ट करते हैं आपके जॉन लॉक और जे.एस. मिल। फिर उदारवाद के बहुत सारे टाइप आते हैं बाद में, जैसे मॉडर्न लिबरलिज्म, लिबर्टी, न्यू लिबरलिज्म, जो कि आके फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो 20वीं शताब्दी में मेनली निजीकरण किए। तो ये था आपका उदारवाद के बारे में कुछ बातें, जिसको हम अन्य वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज हमने देखा कि उदारवाद क्या है और उसके कोर प्रिंसिपल क्या है।